हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन क्लासेस ऑफिशियल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। दोस्तों, इसके हम आज मॉडल पेपर की बात करेंगे और यह आपके टेट, सी टेट व शिक्षक भर्ती तीनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपको ऐसे ही क्वेश्चनों का प्रारूप देखने के लिए मिलेगा। परीक्षा से पहले मॉडल पेपर लगाना, अनसॉल्व पेपर लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ताकि आप परीक्षा में यह पता कर सकें कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो आज हम बाल विकास के 30 उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जिनकी परीक्षा में आने की संभावना होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि शैशव काल की अवधि है। पहला ऑप्शन है जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक या 2 से 3 वर्ष तक। दोस्तों, यहाँ पे शैशवावस्था नहीं पूछी गई है। शैशवावस्था की आयु जो होती है वह हमारी जन्म से लेकर 6 वर्ष होती है शैशवावस्था की, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है शैशव काल की आयु। ठीक है ना। तो शैशव काल जो होता है हमारा वह होता है 0 से 2 वर्ष। ठीक है ना। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरे प्रश्न की हम बात करते हैं कि जीन प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। पहला ऑप्शन दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा ऑप्शन दिया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा ऑप्शन है संवेदी गतिक अवस्था। यहाँ पर पूछा गया है कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था को हम क्या कहते हैं। दोस्तों, जो संवेदी गतिक अवस्था होती है यह हमारी 0 से 2 वर्ष होती है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यह हमारी 2 से 7 वर्ष होती है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यह हमारी 7 से 11 होती है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर होती है। तो पूछा क्या गया है 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होता है। तो वह हो जाएगा हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की हम बात करते हैं कि विकास डैश से डैश की ओर चलता है। पहला ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर। दोस्तों, जो विकास होता है हमारा वह सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। जैसे कि एक बालक पहले पूरे हाथ को हिलाता है, उसके बाद में फिर वह उंगलियों को हिलाना सीखता है, और उसके बाद धीरे धीरे अपने एक उंगली को चलाने में निपुण होता है। तो विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ए ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। चौथे प्रश्न की हम बात करते हैं कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है समीपस्थ विकास का सिद्धांत, सहयोग देना, सहभागी अधिगम या डी सहयोगात्मक अधिगम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा सहयोग देना। ठीक है ना। यह हमारे वाइगोत्स्की के सिद्धांत में है। पांचवें प्रश्न की हम बात करते हैं कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा की अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है अनुकूलन, आत्मसात्करण, समायोजन या अहम केंद्रता। तो नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की जो प्रक्रिया होती है वह हमारी कहलाती है समायोजन। ठीक है ना। इसका जो सी ऑप्शन है वह ठीक हो जाएगा, समायोजन कहलाती है। छठवें प्रश्न की हम बात करते हैं कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। तो इसमें पूछा गया है कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। पहला ऑप्शन है अहम केंद्रित या सामाजिकृत, बी है सामाजिकृत या अहम केंद्रित, सी है जीववादी या सामाजिकृत, डी है हमारा परिपक्व या अपरिपक्व। तो इसमें से ये दो तो बिल्कुल ही गलत होंगे इसमें, और हम जाएंगे ए और बी की तरफ। तो मध्य बाल्यावस्था में जो भाषा सामाजिकृत की बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है। ठीक है ना। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवें प्रश्न की हम बात करते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां,
बी ऑप्शन है हमारा बच्चों का एक कोने में बैठना। सी ऑप्शन है प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम। और डी है वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। तो बाल केंद्रित शिक्षा में यह भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम यह भी हमारा गलत होगा। और बच्चों के एक कोने में बैठना यह भी गलत होगा। और ये जो ऑप्शन है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां बाल केंद्रित शिक्षा में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सातवें का ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम 8वें प्रश्न की बात करते हैं कि कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश उच्च बुद्धि उच्च स्तरीय थी। ए ऑप्शन है स्थानिक, बी है शारीरिक गतिबोधक, डी है संगीतमय, सी है और डी ऑप्शन है हमारा भाषाई। जब एक बार प्रश्न को हम पुनः पढ़ते हैं, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया एक मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। कौन सी बुद्धि उच्च स्तरीय थी? स्थानिक, शारीरिक गतिबोधक या डी हमारा भाषाई है और सी हमारा संगीतमय है। तो उसने संगीत बजाते हुए देखा, तो बुद्धि हमारी किस प्रकार की हो जाएगी? संगीतमय। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वें प्रश्न की हम बात करते हैं कि जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। ए ऑप्शन है हमारा नीति परक, बी है हमारा लिंग यानी कि जेंडर पक्षपाती, सी है हमारा शिक्षाप्रद और डी है सही दृष्टिकोण वाला। जब एक शिक्षक यह सोचता है कि लड़के लड़कियों में जो भेदभाव करता है शिक्षक, तो वह हमारा हमेशा से लिंग पक्षपाती कहलाएगा। इसका डी आंसर सही होगा। ठीक है ना। ऐसे शिक्षक को न नीतिप्रद कहा जाता है, न शिक्षाप्रद, न सही दृष्टिकोण वाला। यह सिर्फ एक मानसिक वहम होता है। 10वें प्रश्न की हम बात करते हैं कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को के अनुरूप में बदलना चाहिए। बच्चे को व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप, परिवेश को परिवार के अनुरूप या बच्चे को परिवेश के अनुरूप। तो समावेशी शिक्षा में हमेशा व्यवस्था बच्चे के अनुरूप बदलनी चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन जो होगा वह हमारा सही हो जाएगा। हम 11वें प्रश्न की बात करते हैं कि बच्चे में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका है? तालमेल बैठाने की, संप्रेषण और व्याख्याता की, सी ऑप्शन है सुगमकर्ता की या निर्देशन की। तो हमेशा मनोविज्ञान कहता है कि जो शिक्षक की जो भूमिका होती है वह हमेशा से एक सुगमकर्ता की होती है, एक पथ प्रदर्शक की होती है। ठीक है ना। हमेशा शिक्षक की भूमिका। तो इसका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। हम 12वें प्रश्न की बात करते हैं कि इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारे सामने उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, बी है उच्च आत्म क्षमता, सी है निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं या अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना। इसमें पूछा गया है नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें क्या होगा? उच्चतर श्रेणी की मानसिक क्रियाएं। तो यह तो एक प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता होती है। उच्च आत्म क्षमता, यह भी एक प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता होती है। और निम्न औसतीय मानसिक क्रियाएं, तो यही नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी। ठीक है ना। यह एक प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। हम 13वें प्रश्न की बात करते हैं कि कॉलर वर्ग के सिद्धांत के अनुसार पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होता है? कॉलर वर्ग के सिद्धांत में पूछा गया है कि जब कोई व्यक्ति निर्णय लेता है तो वह किस तरफ प्रवृत्त होता है। ए ऑप्शन हमारे सामने अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत आवश्यकताएं
तथा इच्छाएं, सी है व्यक्तिगत मूल्य और डी है पारिवारिक अपेक्षाएं। तो कोहला वर्ग के सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति नैतिक निर्णय लेते समय प्रवृत्त होता है तो वह होता है अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ। तो 13वें का हमारा ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। हम 14वें प्रश्न की बात करते हैं कि शिक्षार्थियों यानी कि अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी हैं, मतलब कुछ जल्दी समझने वाले, कुछ लेट समझने वाले, विभिन्न प्रकार के हैं, ठीक है ना। तो उसमें पूछा गया है कि एक शिक्षक को किस प्रकार पढ़ाना चाहिए। ए ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, बी है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि यानी कि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। जब विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत भिन्नताओं वाले शिक्षार्थी हैं तो हमें अधिगम परिस्थितियों को भी विविध प्रकार से उपलब्ध कराना होगा, तभी शिक्षार्थियों को सही प्रकार से समझ में आएगा। तो ए जो है ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। हम बात करते हैं 15वें प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ए ऑप्शन है हमारा सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो सभी विकास जो होते हैं ना क्रम में नहीं चलते हैं, कभी उसकी विकास की दर कभी स्लो होती है तो कभी तेज होती है, लेकिन निरंतर चलती है, क्रम में नहीं चलती है। तो ये गलत हो जाएगा। बी प्रश्न की हम बात करते हैं विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सी है सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। और डी ऑप्शन हमारे सामने सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो 15वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। 16वें प्रश्न की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। ए ऑप्शन है हमारे सामने आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। बी ऑप्शन है कि आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। सी ऑप्शन है आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। डी ऑप्शन है आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। तो इसमें यह भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, तो यह भी गलत हो जाएगा। और आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो बी ऑप्शन है वह सही होगा, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। हम बात करते हैं 17वें प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। ए ऑप्शन है हमारा अभिसारी चिंतन, बी ऑप्शन है अभिसारी चिंतन, सी है संवेगात्मक चिंतन और डी है अहमवादी चिंतन। तो सृजनात्मकता से जो संबंधित चिंतन है वह होगा हमारा अपसारी चिंतन। 18वें प्रश्न की हम बात करते हैं कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। ए ऑप्शन हमारे सामने बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। बी ऑप्शन है कि बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षण पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। सी ऑप्शन है बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। डी ऑप्शन है बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो यह नियंत्रित यानी दंड की बात जिस ऑप्शन में आ जाए वो तो 100% गलती हो जाएगा। सी ऑप्शन है यह भी हमारा गलत हो जाएगा। डी भी हमारा बी ऑप्शन यह भी गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा होगा वाइगोत्स्की के अनुसार कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। हम 19वें प्रश्न की बात करते हैं कि बच्चे जिज्ञासु प्राणी हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्क और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन हुआ। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं कि चिंतन में वयस्कों की भांति ही होता है, ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। सी ऑप्शन है कि रीते बर्तन के समान होते हैं जिनमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है।
डी ऑप्शन है कि निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों के त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ए। जिज्ञासु प्राणी होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो जिज्ञासु प्राणी होते हैं और अपने घर के चारों तरफ के जगत में खोजने के लिए अपने ही तर्क एवं क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। हम बात करते हैं 20वें प्रश्न की कि बच्चे की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए है हमारा असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। बी है ऑप्शन बच्चे की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। सी ऑप्शन है बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। डी ऑप्शन है हमारा कि बच्चे की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे, उन पर अधिक ध्यान न दे। तो इसमें तो जो सत्य कथन होगा वह होगा हमारा कि बच्चे की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। बच्चे अगर त्रुटियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, ठीक है ना। तो इसका भी ठीक हो जाएगा। अब हम 21वें प्रश्न की बात करते हैं कि अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह कड़े नियम बनाए, जो बच्चे उनका पालन ना करें उन्हें दंड दे। तो दंड की बात आ गई तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन की हम बात करते हैं, बी की बात करते हैं कि वांछित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करने ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। यह भी इसका गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन की हम बात करते हैं कि उन शिक्षार्थियों को पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर सकें। तो यह भी इसका गलत हो जाएगा, या तो भेदभावपूर्ण वाली बात हो जाएगी। डी ऑप्शन हमारे सामने कि अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। तो यही इसका राइट आंसर होगा डी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 22वें प्रश्न की कि सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता था, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश में विभिन्नता के कारण है, मूल्यों के, अभिक्षमता के, अधिगम शैली के या परावर्तक स्तर के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा अधिगम शैली। सुरेश की अधिगम शैली अलग है और मदन की अधिगम शैली अलग है। दोनों का अपना अपना तरीका याद करने का अलग अलग है, पढ़ने का। 23वें प्रश्न की बात करते हैं कि भारत में भाषिक भिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 व 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। ए ऑप्शन हमारे सामने के शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। दंडित की बात आ गई तो यह गलत हो जाएगा। अब हम बी ऑप्शन की बात करते हैं कि विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। यह भी इसका गलत हो जाएगा। हम सी ऑप्शन की बात करते हैं कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। यह इसका ठीक लग रहा है, लेकिन हम डी ऑप्शन भी देखते हैं कि जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। यह भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही कौन सा होगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 24वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। हमारे आसपास का वातावरण, जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, और डी ऑप्शन है भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ। तो प्रकृति पोषण में प्रकृति से अभिप्राय है जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम। तो इसका भी ठीक हो जाएगा। 25वें प्रश्न की हम बात करते हैं कि जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? ए ऑप्शन हमारे सामने संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। बी ऑप्शन हमारे सामने कि सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन हमारे सामने जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ गई है और जनसंचार माध्यम आवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। डी ऑप्शन हमारे सामने कि बच्चे संचार के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा सी।
जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम आवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करते हैं। 26वां प्रश्न हमारे सामने, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, यह भी इसका सही हो जाएगा। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, यह भी बात सही है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, यह भी सही है। पूछ रहा है सही नहीं है, नहीं पूछा है इसमें, तो बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं यह कहना बिल्कुल गलत होगा। तो नहीं पूछा है तो इसका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। हम 27वें प्रश्न की बात करते हैं कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्न में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? ए ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। बी ऑप्शन है प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें दंड आ गया। सी प्रश्न है हमारे सामने कि बच्चे को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारण करने और उन्हें पाने में उद्यम में सहायता करना। डी है कि पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सी, बच्चे को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने में उद्यम सहायता करना। ठीक है ना। 28वां प्रश्न हमारे सामने कि निम्नलिखित में से सामाजिकरण का प्रमुख कारक है? परिवार, कंप्यूटर, आनुवंशिकता या राजनीतिक दल। तो सामाजिकरण का प्रमुख एक कारक है, वह है हमारा परिवार। ठीक है ना, ए ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। 29वें प्रश्न की हम बात करते हैं कि बच्चे को सामूहिक कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि इसमें शिक्षक का काम कम हो जाता है। छोटे समूह में बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। सी ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे सीखते हैं और परस्पर सहायता करते हैं। डी ऑप्शन है बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा सी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। तीसरे प्रश्न की हम बात करते हैं कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, यह संकेत देता है कि बच्चे का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ए ऑप्शन है, इसमें पूछा गया है कि जो बच्चा भाषा पढ़ने में अक्षम है, ठीक है ना, तो वह किस प्रकार का संकेत है और या फिर उसे किस प्रकार की जो बीमारी है वो है। ए ऑप्शन है पठन क्षमता यानी कि डिसलेक्सिया। बी ऑप्शन है लेखन क्षमता डिस्ग्राफिया। और सी ऑप्शन है हमारे सामने गणितीय अक्षमता यानी कि डिस्कुलेकिया। और डी ऑप्शन है हमारा गति समन्वय अक्षमता यानी कि डिस्प्रैक्सिया। दोस्तों इन्हें आप याद भी कर लेना क्योंकि यह डायरेक्ट भी पूछ ली जाती हैं। जैसे पूछा जाता है कि पठन क्षमता में अक्षमता को में कौन सी बीमारी होती है, क्या बोलते हैं उसे, तो उसे डिसलेक्सिया बोलते हैं। इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि भाषा को पढ़ने में कठिनाई आती है तो कौन सी बीमारी होगी, हमारी डिसलेक्सिया। ठीक है ना। लिखने में जैसे हम लिखते हैं तो किसी चीज़ का ग्राफ बनाते हैं तो आप इससे याद कर सकते हैं लिखना यानी कि डिसग्राफिया, लिखने को डिस्ग्राफिया बोलते हैं। और गणितीय क्षमता जैसे हम कैलकुलेट करते हैं तो डिस्क्लेकिया हो जाएगा। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। दोस्तों ये हुआ हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक प्रैक्टिस सेट जो आपके सीटेट, टेट और शिक्षक भर्ती तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।